आप सभी का गैमेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपके समक्ष जिस भाषा का अध्ययन लेकर के आए हुए हैं वह भाषा अवहट्ट भाषा है। अवहट्ट भाषा की स्थिति संक्रांतिकालीन भाषा की है। अवहट्ट भाषा अपभ्रंश भाषा के बाद तथा पुराने हिंदी के पूर्व की भाषा है, जो 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक प्रयोग होता रहा, किंतु इसका प्रयोग 14वीं सदी तक भी होता रहा है। भाषा के बारे में कहा जाता है कि भाषा सतत परिवर्तनशील है। कबीर की एक उक्ति है, संस्कीरत है कूप जल, भाखा बहता नीर। भाषा एक स्थान पर रुकी हुई नहीं रहती है, यह सतत प्रवाहशील है। जब कोई भाषा व्याकरण के नियमों में पूरी तरह आबद्ध हो जाती है तो वह जनभाषा से दूर हो जाती है और आम जन अपने दैनिक प्रयोगों में उस व्याकरणबद्ध भाषा से इतर अन्य भाषा का प्रयोग करने लगता है, जो जनभाषा कहलाती है। अपभ्रंश जब व्याकरण के नियमों में बंध गई तो जनभाषा के रूप में अपभ्रंश की एक उत्तरवर्ती भाषा अस्तित्व में आती है, जिसका नाम अवहट्ट है। यह अवहट्ट आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं और मध्यकालीन आर्य भाषाओं की बीच की योजक कड़ी है। अवहट्ट को संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपनी पुस्तक वर्ण रत्नाकर में किया। विद्यापति, जो कि मिथिला के रहने वाले थे, जिनकी बोली मैथिली थी, उन्होंने अपनी पुस्तक कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट माना है। संदेश रासक के रचयिता अब्दुर रहमान ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो मानते हैं कि सारंगधर द्वारा रचित प्राकृत पैंगलम तथा रोडाकृत राउलवेल की भाषा अवहट्ट भाषा है। अवहट्ट भाषा वस्तुतः अपभ्रंश भाषा से अलग नहीं है। जो कृतियाँ अपभ्रंश भाषा में पाई जाती हैं, वही कृतियाँ अवहट्ट भाषा में भी पाई जाती हैं। इस तरह जो अवहट्ट भाषा की कृतियाँ पाई जाती हैं, उन कृतियों के आधार पर हम उनकी कुछ यानी अवहट्ट की कुछ व्याकरणिक और ध्वनिगत विशेषताओं को खोज सकते हैं। अब जब हम अवहट्ट की ध्वनिगत विशेषताओं में आते हैं, यानी जब हम उनके स्वर और व्यंजनों का साहित्य के आधार पर अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि अवहट्ट में अपभ्रंश से अलग अय और औ दो नई ध्वनियां विकसित हो रही हैं तथा अपभ्रंश में अ, ई, ऊ ध्वनियां कहीं कहीं ए भी परिवर्तित हो करके ए और औ हो गई हैं। जैसे एक शब्द है भुजपति। भुजपति में जो ऊ है, यह ऊ परिवर्तित होकर अय हो गया है
भुजपति का भुक्वय हो गया है। एक शब्द है चतुहाटक। चतुहाटक, चतुहाटक का चौट हो गया है। यहाँ पर भी च में अवध्वनि हो गई है। री और मूर्धन्य स, ये जो ध्वनियां हैं ये अवहट्ट में लिखने में तो प्रयुक्त की जाती थी, लेकिन री का जो उच्चारण होता था वह व्यंजन री की तरह किया जाता था, तथा जो मूर्धन्य स था इसका उच्चारण अवहट्ट में तालव्य सा की तरह किया जाता था। अवहट्ट में जो भी तद्भव, तद्भव यानी उसके समान जो संस्कृत से क्रमशः परिवर्तित होते होते अवहट्ट तक पहुंचे हैं, वे तद्भव शब्द जो थे उसमें यदि री जो वर्ण रहा है वह री वर्ण अवहट्ट में आकर के अ, ई, उ, ए ने ले लिया। जैसे एक शब्द है तृण। तृण शब्द है, इसमें जो री है इस री ने अवहट्ट में अपना स्थान छोटी ई यानी ह्रस्व ई के रूप में, ह्रस्व ई के रूप में इसने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, यानी तृण से तिन हो गया। एक विशेषता हम अवहट्ट में और देखते हैं, यहाँ पर स्वर संकोचन की प्रवृत्ति दिखाई देती है, यानी अपभ्रंश में स्वरों का जो विस्तार हुआ था अवहट्ट में आकर के स्वर संकुचित हो जा रहे हैं, सीमित हो जा रहे हैं, यानी स्वर शब्दों से कट रहे हैं। जैसे अपभ्रंश का एक शब्द है भंडारीय। भंडारीय में अवर्ण जुड़ा हुआ है, लेकिन अवहट्ट में आकर के यह शब्द भंडारी हो जाता है और वह जो है यह इसका स्वर संकोचन हो जाता है। और अपभ्रंश में यदि किसी शब्द में दो स्वर आ गए हों तो वहां स्वर संकोचन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। किसी शब्द में दो स्वर आ गए हों, जैसे आप देखें एक शब्द है धरित्री। धरित्री में आप देख रहे हैं यहाँ पर ह्रस्व री और र व्यंजन में आ, यानी दो स्वर हैं, ये आए हुए हैं बीच में, इसलिए इनमें भी संकोचन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यहाँ धरित्री से धरती हो जाता है। अगली विशेषता जो अवहट्ट की है, यदि आदि अक्षर में यानी प्रारंभिक अक्षर में जो है यहाँ पर स्वर दीर्घीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अगर आदि अक्षर जो है वह ह्रस्व है तो वह अवहट्ट में आकर के दीर्घ हो जाता है। जैसे एक शब्द है मित्र। मित्र में जो ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई है, अवहट्ट में वह शब्द परिवर्तित होकर के मीत बन जाता है। ह्रस्व ई का परिवर्तन दीर्घ ई में हो जाता है और ह्रस्व ये जो मित्र है यह मीत बन जाता है। संयुक्त ध्वनियां आदि यहां भी प्रचलित हैं, जैसे लह, मह, नह आदि ध्वनियां पहले भी पाई जाती, संयुक्त ध्वनियां यहां भी पाई जा रही हैं। अपभ्रंश की तरह यहां भी अकारण यानी बिना कारण के अनुनासिकता यानी अनुनासिक की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे संस्कृत का शब्द अंशु है, अश्रु है, और यह बदल करके अवहट्ट में अंशु हो जाता है, यहाँ पर अनुस्वार लगा दिया जाता है। यहाँ दो व्यंजन ध्वनियां ड और ढ नई विकसित हुई हैं। व्यंजनों का यहाँ पर
कभी कभी बिना कारण के भी द्वित्व हो जा रहा है, यानी दो हो जा रहा है। जैसे शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द का शिक्षा हो गया। अब हम आते हैं अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषता के बारे में। हम देखते हैं कि अवहट्ट में जो संज्ञा शब्द हैं, इन संज्ञा शब्दों में विविध भाषाओं के यानी इधर उधर से कुछ शब्द ऐसे आ गए हैं जिससे लिंग निर्धारण में जटिलता बढ़ गई है, यानी लिंग निर्धारण में कठिनाई पैदा हो रही है। एक ही शब्द है, उसे कोई पुल्लिंग मान करके प्रयोग कर रहा है और कोई स्त्रीलिंग मान करके प्रयोग कर रहा है। यानी अवहट्ट में शब्दों का लिंग निर्धारण थोड़ा जटिल हो गया है, थोड़ा दुरूह हो गया है, कठिन हो गया है। कोई उसे स्त्रीलिंग मान के प्रयोग कर रहा है किसी शब्द को, और कोई उसे पुल्लिंग मानकर प्रयोग कर रहा है। जो शब्द रूप हैं, प्रातिपादिक शब्द रूप यानी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जो शब्द हैं अवहट्ट में, वे मुख्यतया यहाँ पर रूपों की संख्या 6 यानी 6 दिखाई देती है। अवहट्ट में भी लिंग 2 हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और जो शब्द अवहट्ट में पाए जा रहे हैं ये शब्द स्वरांत हो गए हैं। जो प्रातिपादिक हैं उनका अंत स्वरों से हो रहा है। अवहट्ट में एक बड़ी विशेषता जो आगामी हिंदी का सूचक है, यहाँ पर विभक्तियों के स्थान पर परसर्गों का प्रयोग बढ़ गया है। परसर्ग आप हिंदी में जानते हैं कि परसर्ग कारक रूपों को कहते हैं। जैसे कर्ता का जो परसर्ग है वह है ने, कर्म को करण से संप्रदान के लिए होता है। इसी तरह अवहट्ट में परसर्गों का प्रयोग बढ़ गया है, यद्यपि अभी भी विभक्ति रूप थोड़े बहुत अवहट्ट में बचे हुए हैं। विशेषता पूर्वी अवहट्ट में यहाँ जो परसर्ग पाए जा रहे हैं वे मुख्यतया हैं कर्ता का परसर्ग यहाँ ने, कर्म का केहि या कह, करण का सौ या सन, संप्रदान का क्यहि और लागी, अपादान का हुते, सौ आदि परसर्गों का प्रयोग किया जा रहा है। अवहट्ट में एक प्रवृत्ति और दिखाई देती है, वह प्रवृत्ति है निर्भक्तिकरण की। निर्विभक्तिकरण यानी इसमें ऐसे शब्द पाए जा रहे हैं जिनकी ना तो कोई विभक्ति है और ना ही उनके साथ कोई परसर्ग जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सरलीकरण की प्रवृत्ति भी पाई जा रही है। उत्तम पुरुष में कर्ता के एक वचन के लिए मैं शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे एक वाक्यांश है, हाँ वैर निज चित्त धरिय। यह जो पूरा वाक्य है इसमें चित्त के बाद माझ या में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर निर्विभक्ति के कारण में या माझ नहीं है। अवहट्ट में सर्वनाम और बहुवचन के लिए अम्हे का प्रयोग किया जा रहा है। अन्य भाषाओं की तरह, पाली प्राकृत की तरह यहाँ भी जो विशेषण है वह विशेष के अधीन है, यानी विशेष का जो वचन और लिंग है वही वचन लिंग विशेषण का भी है। अवहट्ट में जो क्रिया रूप बन रहे हैं, यानी क्रियाओं के जो अलग अलग रूप निर्धारित हो रहे हैं, उससे हिंदी की बोलियों, जो अलग अलग हिंदी की बोलियां हैं, उनका जो स्वरूप है वह स्पष्ट हो रहा है। तथा यहाँ पर संयुक्त क्रियाओं की संख्या बढ़ गई है, जैसे जग्गा भग्गा आदि। अवहट्ट में भी काल 3 हैं। काल यानी टेंस
वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यहाँ पर वर्तमान काल और भविष्य काल के दो दो रूप हैं। शब्द संपदा की अगर हम बात करें तो अवहट्ट में शब्द संपदा में तत्सम, तद्भव, देशज तथा जो यह कालखंड है 900 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी का जो काल है, इस काल में कई विदेशी जातियों का भारत पर आक्रमण होता है और वे अपने साथ अलग अलग भाषाएं लेकर आते हैं। उन भाषाओं का मिश्रण भी अवहट्ट में होना शुरू होता है। जैसे अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द भी अवहट्ट में मिले हुए हैं। इस तरह शब्द संपदा की दृष्टि से अवहट्ट में आपका तत्सम है, तद्भव है, देशी है, अरबी, फारसी और तुर्की शब्द भी सम्मिलित हैं। धन्यवाद।